आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कारोबार की दुनिया में तरक्की की एक और सीढ़ी आज चढ़ी है। उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक नया टाई अप किया है, नया समझौता किया है, जिसके बाद उनके पतंजलि ब्रांड का सामान अब फ्यूचर ग्रुप के सारे रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध होगा। क्या बाबा रामदेव ने पूरी तरह से एक कारोबारी बनने की ठान ली है? स्वामी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका स्वामी रामदेव। ऐसा तो नहीं कि अब आप भी बिल्कुल अदानी, अंबानी, टाटा की तरह बिल्कुल कारोबारी बनने की ठान चुके हैं स्वामी जी? ये कारोबार नहीं, व्यापार नहीं, ये उपकार का काम है, कमाई नहीं, देश की भलाई का काम है। मानक भाई देखो, मैं 3 प्रिंसिपल अपने बताता हूँ। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होगा वो मात्र स्वदेशी के लिए लगेगा और देश की सेवा में चैरिटी के लिए लगेगा। स्वामी रामदेव का आज भी कोई बैंक बैलेंस नहीं, कल भी कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा। आचार्य बालकृष्ण को भी मात्र कानूनी अर्हताएं पूरा करने के लिए लीगल फाउंडेशन है, इसलिए उनको इसमें रखना पड़ा। बाकी ये सारा काम ट्रस्टीशिप के भाव से हो रहा है और विदेशी कंपनियों को आज टक्कर देने वाला कोई हिंदुस्तान में बड़ा ब्रांड नहीं था। पतंजलि अभी तो टक्कर देगा और 5 साल में हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फूड और FMCG का ये ब्रांड होगा और जिसका मकसद होगा भारत को भारत की ताकत के द्वारा आगे उठाना। माने मेक इन इंडिया तो होगा, लेकिन मेक बाय इंडियंस। भारत को हमें परम वैभवशाली सुपर पावर बनाना है ना। और फ्यूचर ग्रुप का भी सपना है सोने की चिड़िया बने अपना हिंदुस्तान। आज हमने करीब 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, तो आने वाले 5 सालों में हम करीब 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और जैसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हमने हरिद्वार में बनाया वर्ल्ड का, ऐसा ही देश में और करीब 4-5 नए फूड पार्क बनेंगे, तो देश में समृद्धि आएगी, योग भी आगे बढ़ेगा, आयुर्वेद भी आगे बढ़ेगा और स्वदेशी भी आगे बढ़ेगा, जिसका सपना 200 सालों से महात्मा गांधी से लेकर के हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। लेकिन महात्मा गांधी की खादी की तो लोगों ने हत्या कर दी। अच्छा। सब्सिडी की सीढ़ियों पर चल रहा है उनका खादी ग्रामोद्योग, लेकिन हमने इसको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम उठाया। ठीक है स्वामी जी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। देश में इस समय जो लिस्टेड कंपनियां हैं FMCG प्रोडक्ट्स बनाने वाली, उनमें डाबर का जो टर्नओवर है 5,431 करोड़ है। उसके बाद मेरिको का नंबर आता है, फिर गोदरेज है, कोलगेट है, PNG, इमामी, ज्योति लैब्स। ऐसा लग रहा है इस साल आप 5,000 करोड़ के टर्नओवर का टारगेट कर रहे हैं। तो देश में तो आप सबसे बड़ी कंपनी इस साल ऐसा लग रहा है बनने वाले हैं बाबा। इसी साल सबसे बड़ी कंपनी आपकी। देखो, अभी मैंने कहा ना, हमारा सपना व्यापार का तो नहीं, लेकिन उपकार के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को आप 20 सालों से देख रहे हो, कोई शौक नहीं, ना सोने का ना चांदी का, बस एक शौक है कि दुनिया में कुछ ऐसा काम करके जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां भी ये प्रेरणा ले कि रामदेव जब किसान का बेटा होकर के, एक आचार्य बालकृष्ण एक अनपढ़ माँ बाप की संतान होकर के, गुरुकुल में पढ़ करके, हम लोग जो है वो कई IIM के पढ़े हुए नहीं है, कई जो है विदेशी यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान के लिए पैदा हुए और वो किया है और आगे करने वाले हैं। आने वाले 5 वर्षों में वो होने वाला है जो FMCG की और फूड मार्केट की दुनिया में कभी नहीं हुआ था। केस स्टडी हम तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े, लेकिन हमारी केस स्टडी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाएगी। वो हम काम कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी मैं ये देख रहा था, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो करेक्ट मुझे कर दीजिएगा। 2012 में आपका टर्नओवर 450 करोड़ का था, 2013 में 850 करोड़ का था, लेकिन पिछले साल यानी 2014 में 1200 करोड़ हो गया और इस साल आप 5-6 हजार करोड़ का टारगेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी की सरकार बनने के बाद ऐसा लग रहा है बाबा आपकी भी बल्ले बल्ले हो रही है। सही कह रहा हूं मैं? 2000 करोड़ तो पिछले साल क्रॉस कर लिया था। पहली बात तो ये बताओ, मोदी जी ने कभी पतंजलि के गाय के देसी घी को प्रमोट किया क्या? च्यवनप्राश का ऐड किया क्या? और हमको किसी के ऐड की जरूरत नहीं। लोग जो है ना हीरो हीरोइन दिखा करके, कोई जो है गोरी सी लड़की पकड़ी, हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटी को पकड़ा और उसको दिखा दिया, अरे तो जन्म से गोरी पैदी हुई, तो तुमने पैदा थोड़ी किया था, उसको तो भारत माता ने पैदा किया था। ऐसे झूठे सपने दिखा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। आदरणीय मोदी जी ने पतंजलि को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन इतनी बात जरूर है, पतंजलि को रोकने के लिए भी कोई काम नहीं किया। तो हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां नहीं डाली, हमारे मुंह पे ताला नहीं लगाया और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो हमने तो 20 साल पहले इस अभियान को शुरू किया था, हमने 20 साल तक इसका फाउंडेशन बनाया और अब आगे जहां तक ये जाएगा वो पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव होगा। इतनी बात जरूर है, पिछली सरकारों ने हमें रोकने की कोशिश की, अग्नि परीक्षा ली हमारी,
उससे हमारा ब्रांड एकदम पक्का हो गया। माने जैसे कहते हैं ठोक ठाक करके करीब 1000 नोटिस, 250 से ज्यादा मुकदमे, सब कुछ करके हमारी अग्नि परीक्षा ली। अब लोगों को भरोसा हो गया भाई बाबा जो कर रहे हैं ना, यहाँ खरी खरी चीजें मिलेंगी, क्योंकि बाबा मिलावट नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा मिलावट करेंगे तो दूसरों को नुकसान कब होगा वो तो बात की बात है, बाबा नहीं बचेंगे। बाबा 10 साल में मैं देख रहा हूं आपने इतनी तरक्की की है। कहां एक आप छोटे से योग गुरु होते थे, कोई आपको जानता नहीं था। 10-12 साल में देखिए देश और दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु बने। उसके बाद आप राजनेताओं के रोल में आ गए, सामाजिक कार्यकर्ता के रोल में आ गए। अब आप एक कारोबारी भी बनते जा रहे हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी आपकी ऐसा लगता है होने जा रही है। आपको हम क्या माने बाबा? आप स्वामी रामदेव आपको कहें, कारोबारी रामदेव कहें, सामाजिक कार्यकर्ता कहें, योग गुरु कहें, क्या कहें बाबा? मैं योग गुरु भी हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, मैं राजगुरु भी हूं, मैं टैक्सेशन के बारे में जानता हूं, मैं टैक्स गुरु भी हूं, मैं आर्थिक गुरु भी हूं। और क्यों ना बनूं भाई मैं? मतलब ये अच्छे काम करने का विदेशी लोगों ने ठेका ले रखा है, या कुछ जो राजमहलों में पैदा होते हैं उन्होंने ठेका ले रखा है। अरे हम पैदा हुए हैं झोपड़ियों में, लेकिन इन महलों में पैदा होने वालों को टक्कर देने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं तो इस संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करता हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं। और हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने कितना बड़ा काम किया हर क्षेत्र में। 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। तो ऐसा देश जिसने दुनिया को सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम दिया, फैमिली सिस्टम दिया, टैक्सेशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, फैमिली सिस्टम दिया, वो देश हमारा है। तो अतीत का गौरव, वर्तमान का पुरुषार्थ और स्वर्णिम भविष्य का सपना लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। आप जो भी मेरी संज्ञा दीजिए, मैं बाबा हूं। अनासक्त भाव से इस काम को कर रहा हूं, ट्रस्टीशिप के भाव से। महात्मा गांधी जी स्वदेशी का काम करें तो राष्ट्रपिता, और बाबा को कांग्रेसी लोग कारोबारी बताते हैं। अब बाबा बताएंगे कि इस देश में किसका कारोबार चलेगा। अब हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते। सन्यासी कौन है ये डेफिनेशन मैं और आप तय नहीं करते, ये गीता तय करती है। क्या कहते हैं? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ऐसा सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। जो निकम्मा वो सन्यासी नहीं है, जो कर्म तो करता है, पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन अनाश्रित भाव से। माने वो जो पुरुषार्थ करता है वो राष्ट्र की सामूहिक समृद्धि के लिए, सेवा के लिए। अच्छा, आज 1 लाख लोगों को हमने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रोजगार दिया, तो आने वाले 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देने वाले। ये है पतंजलि की ताकत, लोगों का भरोसा। ठीक है स्वामी रामदेव, आपकी कंपनी पतंजलि जो है वो सरसों का तेल, आटा, घी, बिस्किट, मसाले, तेल, चीनी, जूस, शहद सब कुछ बनाती है। क्या बाकी है जो नहीं बनाती है? सिर्फ एक कमी थी, वो भी अब पूरी होने जा रही है। कुछ महीने पहले देश भर में सबसे पॉपुलर नूडल्स के ब्रांड मैगी पर बैन लगा, और उसके कुछ महीने बाद ही आप मैगी लेकर बाजार में आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन दोनों में कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है बाबा इसमें? कोई देखो, रिश्ता बताता हूं। हम 500 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, एक इंसान की जरूरत का हर सामान, और उसमें भी हमारा जो उद्देश्य है, हम इंस्टेंट फूड में भी आए, लेकिन वो हेल्दी फूड होगा। तो इस मैंने नेस्ले की मैगी और पतंजलि नूडल में जो रिश्ता है वो ये है कि वो मैदा से बनाते थे, हम आटे से बना रहे हैं, और वो बना रहे थे पाम ऑयल से जो कि 40-45 रुपए लीटर होता है। हम बना रहे हैं रासबन ऑयल से जो 100 से 125 रुपए लीटर होता है। वो उसमें जो टेस्ट मेकर डाल रहे थे उसके अंदर भयंकर खतरनाक चीजें थी, और हम टेस्ट मेकर ऐसा डाल रहे हैं जो हेल्थ मेकर है, उनसे 2 से 2.5 गुना कॉस्ट हमारी ज्यादा है। लेकिन वो 25 रुपए का बेच रहे थे आटा नूडल, हम देंगे 15 रुपए का। ये है पतंजलि की ताकत, ये है इसमें रिश्ता। नहीं, टाइमिंग पे कह रहा हूं मैं, खत्म नहीं करते टाइमिंग। हम जो है मैगी पर बैन लगा और 2 महीने बाद आप मैगी लेकर आ गए। देखो भैया, कोई अब नेस्ले की मैगी अपने पाप से मरी। और अच्छा, मैं चलिए मैं और डायरेक्टली पूछ लेता हूं ये सवाल, मैं और सीधे पूछ लेता हूं। आरोप ये लगता है आपने नरेंद्र मोदी की मदद की थी लोकसभा चुनाव जीतने में। अब उन्होंने आपको किसी तरह से इनडायरेक्टली ये फायदा लौटाया है, रिटर्न आपका लौटाया है कि मैगी पर बैन लगवाया गया। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैगी पर बैन लगाया और उसके बाद आपकी देखिए मार्केट में मैगी धूमधाम के साथ आ रही है, आपके नूडल्स। ये इस तरह से आपको उन्होंने फायदा पहुंचाया है, आपको एक तरह से उन्होंने आपका तोहफा लौटाया। ऐसा देखो, ये आप देखो, आप इतने मानक भाई, इतने समझदार हो करके, और आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों नहीं, लोग कर रहे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो है देखो, ये लोग ऐसे अफवाह उड़ाते रहते हैं। देखो, अब आप देखो, जब पहली बार ये मैगी के ऊपर प्रश्न उठाते, जो गवर्नमेंट का एक सामान्य कर्मचारी, जो देशभक्त मैं मानता हूं ऐसा कर्मचारी होगा, कोई उत्तर प्रदेश का कर्मचारी था, मैं तो उसको नाम भी नहीं जानता,
उसने मैगी का पहला टेस्ट किया, उसके बाद हजारों जगह पर इनकी टेस्टिंग हुई, सब में फेल होते गए। लेकिन स्वामी जी अब एक आप चतुर कारोबारी भी बनते जा रहे हैं। आपने अपनी नए नूडल्स का जो पंचलाइन निकाला है बेचने के लिए, वो है झटपट बनाओ बेफिक्र खाओ। गजब का आपने पंचलाइन निकाला है जी। क्योंकि मैगी पर से भरोसा कम हुआ तो अरे आपने ये उसको तो- 2 मिनट की मैगी का पहला पंचलाइन बनाया, झटपट बनाओ, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा आपने बनाया बेफिक्र खाओ। बहुत चतुर लाइन है, ये कहां से आई है? इसमें बेफिक्र खाओ इसलिए किससे कोई हानि नहीं होगी। तो देखो, दिमाग, आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए, आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए और उसको मेहनत पूरी करनी चाहिए। हमने आप ये तो आप आने वाले ब्रांड्स की बात कर रहे हो। अरे पतंजलि गाय का देसी घी देश का सबसे बड़ा घी का ब्रांड बना है पिछले 3 सालों में। क्यों? शुद्धता है। हमने पाम ऑयल लेकर के उसको हाइड्रोजन डाल करके क्रिस्टलाइज नहीं किया, फ्लेवर और फ्रेग्रेंस डाल करके हमने गाय का देसी घी उपलब्ध कराया। एक सवाल और आ रहा है जहन में। आजकल आप देख रहे हैं गौमांस पर क्या बहस छिड़ी हुई है। गौमांस आते हुए बिहार तक पहुंच गया मुद्दा, ये बिहार में भी चुनाव का मुद्दा बन गया। आपको क्या लगता है दादरी में जो हुआ उस पर और उसके बाद जो बयान आ रहे हैं उस पर और जो माहौल बन रहा है देश में? दादरी में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। गो का दूध पीना जो हम आगे उपलब्ध कराने वाले हैं, नूडल के बाद हम पावर बीटा गाय का दूध भी उपलब्ध कराने वाले हैं। गाय का दूध पीना और गाय का घी खाना ये धर्म है, लेकिन गाय का मांस खाना इसको हमारे यहाँ अधर्म माना गया। और वैसे भी वायलेंस होती है। इंसान का कत्ल करना, उसकी हिंसा करना भी हिंसा है और गाय की हत्या करना भी बहुत बड़ी हिंसा है। अच्छा आप बताइए स्वामी जी, और थोड़ा खुल के बोलिए। आप देखिए बच के बोल रहे हैं स्वामी जी, मैं चाह रहा हूं थोड़ा खुल के बोलिए आप। बीजेपी की तरफ से देखिए संगीत सोम वहां जाते हैं, उस घटना के बाद 144 तोड़ते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, तमाम तरह के नाम है, महेश शर्मा। उधर से आजम खान इस मुद्दे को यूएन ले जाने की बात करते हैं। और स्वामी जी आप अभी तक कुछ बोले ही नहीं इस पे। देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं मानक भाई, दादरी में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग इस देश के सद्भावना को, समरसता को खत्म करने के लिए जो खूनी संघर्ष पैदा करके इस देश को खून से लहूलुहान करना चाहते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में गो हत्या जहां पाप है, वहां मानवता की, इंसान की हत्या भी, ये उससे भी बड़ा महापाप। नहीं स्वामी जी, लेकिन दादरी की घटना में ये देखिए सबसे चौंकाने वाली बात ये है, अखलाक के फ्रिज में से जो मीट निकला था वो गौमांस था ही नहीं, पता लगा वो मटन था। इसका मतलब अफवाह फैलाकर ये सब किया गया था। देखो, नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो इस तरह की अफवाह, मैं अभी भी बोल रहा हूं ना मानक भाई, कि इस तरह की कोई भी अफवाह वह इस देश को शर्मसार करने वाली है। और इस तरह की कोई भी घटना जो देश की इज्जत को तार तार करने वाली हो, देश में कभी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। और दोनों तरफ से हो रही है। उधर देखिए वहां पर बीफ पार्टी आयोजित करके लोगों को छेड़ा जा रहा है, भड़काया जा रहा है। एक तरफ बीफ पार्टी हो रही है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाना और फिर जो है अपना वोट बैंक को मजबूत बनाना, ध्रुवीकरण करना, गाय के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, मतपंथों के नाम पर, ये सारा का सारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी रामदेव ने कभी भी मजहब की राजनीति नहीं की, कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की। हमेशा मैंने योग की बात की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सच्चाई की, देश की संस्कृति की और मानवता की बात की, और आज भी वही कर रहा हूं और आगे भी वही करूंगा। स्वामी रामदेव से उनके कारोबार के अलावा देश के कुछ और मुद्दों पर भी बातचीत करनी है, लेकिन एक आजम खान पर भी मैं चाहता हूं आप कुछ बोलें। बाबा रामदेव, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हो गया मानक भाई। स्वामी जी, मैं चाहता हूं आप इस पर बोलें, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि आप देश के मुद्दे को यूएन में ले जाएं। स्वामी जी नहीं, देखिए वो भी मैंने कहा ना कि जो कुछ कर रहे हैं ना, दोनों तरफ से, व्यक्ति का नाम लेके मैं नहीं कहना चाहता, वो सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मानक भाई अभी जाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ बाबा रामदेव, 1 मिनट और, एक आखिरी सवाल है मेरे ज़हन में। 4 आवर्स भी रहेंगे तो आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल यह है स्वामी रामदेव, आपने ब्लैक मनी को लेकर इतना लंबा चौड़ा अभियान चलाया था। अब हाल में आपने देखा सिर्फ 4200 के करोड़ के आसपास ब्लैक मनी सामने आया है, सिर्फ 4200 करोड़। आप तो लाखों करोड़ की बात कर रहे थे। क्या ये मोदी सरकार की नाकामी न्यूज़ 24 पर काले धन को लेकर के बहन अनुराधा जी के साथ में बहुत बड़ा इंटरव्यू दे चुका हूं। ये मात्रा भी जो 4000 करोड़ रुपए की बात आई अभी पिछले दिनों, ये 4000 करोड़ का नहीं, ये 400 लाख करोड़ का प्रश्न है। और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि इस देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सत्य है, काला धन जो देश के बाहर गया और देश के अंदर है और अभी भी लगातार जा रहा है।
और देश के अंदर से और बाहर से वो बाहर नहीं आ रहा है, माने मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में नहीं आ रहा है। इसके लिए आदरणीय मोदी जी और जेटली जी को और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। चलिए स्वामी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन फिर भी Thank चलिए, you. आपने इतना समय निकाला, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, स्वामी रामदेव धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए। स्वामी रामदेव धन्यवाद, देखिए बच धन्यवाद। बच कर बोलते हैं, जिन मुद्दों पर नहीं बोलना होता है, लेकिन हाँ, जिस मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं वो उन्हें सूट करता है, वो है उनका कारोबार, जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर